हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिक्ट क्लासेस। मैं विपुल दीप सिंह आप सबका स्वागत करता हूं। जैसा कि हमारा म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट का आपको एक लेक्चर मिल चुका है, ठीक है। आज इस लेक्चर के अंदर हम म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं और आगे टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। हमेशा की तरह पहले हम रिवीजन करेंगे, उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। मैं मेरा चश्मा भूलियो 1 मिनट लगा लू। चलिए, हमेशा की तरह सबसे पहले हम रिवीजन करते हैं लास्ट लेक्चर का। लास्ट लेक्चर के अंदर क्या मैंने आपको कुछ डेटा भी दिया था? बिल्कुल जी, डेटा दिया था। क्या हमने यूरोप की कोई बात करी थी जी। मैंने आपको 14th सेंचुरी की एक प्रॉब्लम बताई थी जब आपकी एमएसडब्ल्यू की वजह से हुई थी। क्या हमने गुजरात के बारे में भी एक मैंने आपको बताया था? गुजरात की सूरत सिटी के अंदर आपका क्या फैला था? न्यूमोनिया, पता है ना आपको? न्यूमोनिया, ये सब मैंने लिखवा दिया था आपको, ठीक है जी। क्या फिर हमने इसके बाद में लीचेट के बारे में भी बात करी थी? क्या पूरी की पूरी लीचेट के बारे में हमने बात करी थी? क्या मैंने आपको यहाँ पर गार्बेज के बारे में बताया था? बिल्कुल। क्या मैंने आपको पिछले लेक्चर में रबिश के भी मैंने आपको 2 टाइप बताए थे। एक आपका कंबस्टिबल बताया था और दूसरा मैंने आपको इनकम्बस्टिबल या नॉन कंबस्टिबल बताया था, ठीक है जी। ये सारा कुछ हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा। कुछ मैंने आपको डेटा भी दिया था। गार्बेज की डेंसिटी दी थी मैंने आपको, रबिश की भी दी थी। रबिश की मैंने आपको 50 to 400 केजी पर मीटर क्यूब डेंसिटी दी होगी और गार्बेज की मैंने आपको 450 to 900 केजी पर मीटर क्यूब डेंसिटी दी होगी। क्या हमने इसके साथ एशेस की बात करी थी? क्या बिल्कुल, मैंने आपको एशेस की डेंसिटी भी दी होगी। ये मैंने आपको दी होगी 700 से आपकी 700 से 850 केजी पर मीटर क्यूब, ठीक है जी। ये 3 डेंसिटी आपको लास्ट लेक्चर के अंदर एमएसडब्ल्यू में मिली है। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, है ना। ये तो थी रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से। लीचेट के बारे में बात करी थी, मैंने आपको बताया था कि जब आपका वेस्ट जो है किसी डिस्पोजल साइट पे पड़ा है और रेन आएगी, जब ये डिस्पोजल आपका जो वेस्ट पड़ा हुआ है ना, जो डिस्पोज किया हुआ है, वो डिस्पोजल उसके अंदर ऑलरेडी हो रहा है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपना काम कर रहे हैं। जैसे ही क्या होगा, वाटर के संपर्क में आएगा तो वहां पर क्या होता है, केमिकल्स जनरेट होता है और वो केमिकल जो होता है पूरा का पूरा सॉलिड वेस्ट के अंदर से निकलकर, मतलब उसके अंदर से क्या होता है, बनता हुआ निकलता है और फिर नीचे क्या होगा, सॉइल के अंदर पेनिट्रेट करता है और कहां चला जाता है, ग्राउंड वाटर के अंदर चला जाता है और उसे कंटेमिनेट कर देता है। ये बातें हमने पिछले लेक्चर के अंदर पढ़ ली थी। चलिए, अब चलते हैं म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट का डिस्पोजल की बात करते हैं थोड़ी सी, है ना, ठीक है जी। अब हम चलते हैं डिस्पोजल के ऊपर कि डिस्पोजल कैसे किया जाएगा। ये तो आपको पता ही है कि सॉलिड वेस्ट जो है उसका डिस्पोजल इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा जो मेथड यूज किया जाता है, अगर मैं बात करूं इंडिया में सबसे ज्यादा आपका जो मेथड यूज किया जाता है वो है आपका सैनिटरी लैंड फिलिंग, ठीक है जी। सैनिटरी लैंड फिलिंग इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा यूज होती है। कितने प्रतिशत यूज होती है? ये आपकी 90% यूज होती है। चलिए, ठीक है, ये आपको डेटा दिया मैंने यहाँ पर। बाकी बचा हुआ जो 10% उसमें 2 मेथड काम में लिए जाते हैं। एक तो आपका कंपोस्टिंग, ठीक है जी। कंपोस्टिंग आपकी की जाती है ये 8.5% तक, ठीक है। बचा हुआ 1.5% जो है उसके अंदर जितने भी आपके रेस्ट ऑफ द मेथड्स हैं वो काम में लिए जाते हैं। ये मैंने आपको डेटा दिया। अब एक बात बताता हूं मैं आपको। जैसे ही आपको ये तो पता ही है कि आपके घरों से जो आपका वेस्ट जनरेट हुआ, कौन सा सॉलिड वेस्ट जो है आपका, चाहे वो रबिश है चाहे वो गार्बेज है, ठीक है। ऐसे क्या होता है, पहले आपके घर जितने भी हैं आपके हाउसेस से जनरेट हुआ, फिर गलियों से, स्ट्रीट से जनरेट हुआ, वो सारा का सारा कलेक्ट किया जाता है और कलेक्ट होकर कहीं पर, तो देखो अर्बन एरिया है तो वहां पर नगर पालिका ही काम करती है, कहीं पर मान लो आपका क्या डेवलपमेंट अथॉरिटी है तो वो काम करती है। अलग अलग जगह पे अलग अलग म्युनिसिपैलिटी है जो इस काम को करती है, कलेक्शन का काम करती है। जब इस सॉलिड वेस्ट का आप कलेक्शन कर लेते हो और इसे ट्रांसपोर्ट करते हो, जब ये देखो कलेक्शन से लेकर आपकी ये जो फेज है ना, कलेक्शन से लेकर आपकी ट्रांसपोर्ट करने की, ठीक है, सॉलिड वेस्ट को, जो आपका एमएसडब्ल्यू है, इसको कलेक्शन से ट्रांसपोर्ट करने का जो काम है आपका, ये किया जाता है। तो इसके बीच में देखो आपका बहुत सारा ऐसा मटेरियल जो रिसाइकेबल है, जैसे ग्लास, आपका प्लास्टिक, आपका रबड़, ये सारे जो है, कुछ आपका जैसे एल्यूमिनियम है पुराना वो भी रिसाइकल हो जाता है, कुछ आपके मेटल्स भी है जो क्या हो जाते हैं, रिसाइकल हो जाते हैं। ये सारे जितने भी मैंने आपको कंपोनेंट बताए, कलेक्शन से लेके ट्रांसपोर्टेशन के बीच में आपके इन सबको क्या कर दिया जाता है, जो आपके रैग पिकर्स है ना, रैग पिकर्स, भैया कचरा इकट्ठा करने वाले, वो क्या करते हैं, इन्हें पहले ही कलेक्ट सेपरेट कर लेते हैं। लगभग आपको पता है ना, बहुत सारा जैसे रद्दी न्यूज़पेपर है, पुराने न्यूज़पेपर है आपके घरों के अंदर से ज्यादातर किसको, कबाड़ी वाले को आप लोग बेचते हो ना, कबाड़ी वाला है ना, इनको देखते हो आप, न्यूज़पेपर जो होते हैं पुराने, प्लास्टिक वगैरह, वो भी वो ले जाता है इकट्ठा करके। तो मैंने क्या बोला, कलेक्शन से लेकर ट्रांसपोर्टेशन के बीच में आपका जितना भी ये रिसाइकेबल मटेरियल, ग्लास, प्लास्टिक, रबड़, मेटल्स, एल्यूमिनियम, ये रैग पिकर्स के द्वारा क्या कर लिया जाता है, सेपरेट कर लिया जाता है और आपका अलग हो गया ये। और अब बचा हुआ जो मटेरियल है वो तो ऑब्वियस सी बात है, कहां पर, ट्रांसपोर्ट के लिए किसमें जाएगा,
ट्रक्स के अंदर जाएगा और इन ट्रक्स की हेल्प से ये कहां जाएगा, ये क्या आपका डिस्पोजल साइट पे जाएगा क्या, बिल्कुल जी ये डिस्पोजल साइट पे जाएगा। वहां पर आप डिस्पोज का मेथड कोई भी यूज कर रहे हो, लेकिन कलेक्शन से ट्रांसपोर्ट होगा और ट्रांसपोर्ट होकर ये कहां जाएगा, डिस्पोजल साइट की तरफ जाएगा। ठीक है जी, इतनी बात आपको समझ में आई। अब थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं। आप डिस्पोजल साइट पे जब ट्रक को लेकर गए तो वहां पर क्या होगा, अब आपके ऊपर है कि आपका जो वेस्ट है वो किस तरीके का है और आप उसे किस तरीके से डिस्पोज करना चाहते हो। भैया देखो, आपका वेस्ट भी अलग अलग तरीके का हो सकता है। वेस्ट की भी अगर मैं बात करूं यहाँ पर क्वालिटी की, तो उसकी डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टी हो सकती है। मतलब सपोज दैट किसी में क्या है, गार्बेज ज्यादा है, गार्बेज ज्यादा तो मैंने बोल दिया कि भैया मॉइस्चर ज्यादा है, मॉइस्चर बोल दिया तो मैंने क्या बोल दिया, जिसका ऑर्गेनिक डिकम्पोजिशन ज्यादा होगा। क्या अगर मैं इसको एरोबिक, भैया देखो फिर ना चलती चली जाएगी कहानी, जो है चलती चली जाएगी। एरोबिक करवाया तो क्या मेरे को स्टेबल एंड प्रोडक्ट मिलेंगे क्या, बिल्कुल। अगर मैंने क्या किया, इसी गार्बेज को एनाएरोबिक करवाया, बात समझ रहे हो क्या, ऑक्सीजन की एब्सेंस में करवाया तो क्या होगा, मेरे को यहाँ पर जो एंड प्रोडक्ट मिलेंगे वो थोड़े क्या होंगे, अनस्टेबल होंगे, लेकिन क्या मिलेंगे तो सही ना, बिल्कुल बिल्कुल मिलेंगे जी। मिथेन, मिथेन आपका एनाएरोबिक एक्शन से आपको मिलता है लगभग 40%। पूरे के पूरे वेस्ट के अंदर आपके जो डिकम्पोजिशन है उसमें मिथेन गैस जो मिलती है आपको लगभग 40% मिल रही है। ये मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा, मैं सिर्फ आपको बता रहा था कि वेस्ट अलग अलग होता है, उसकी अगर प्रॉपर्टीज अलग अलग है, अलग अलग तरीके से डिकम्पोज करवाया जा सकता है, एरोबिकली भी करवा सकते हैं और एनाएरोबिकली भी, मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी और ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी करवाया जा सकता है। ठीक है, अब इंडिया के अंदर क्या होता है, बेसिकली 5 मेथड है जो अभी तक यूज किए जा रहे हैं वेस्ट के डिस्पोजल के लिए, उनको मैं लिस्ट आउट करता हूं, फिर हम स्टार्ट करेंगे एक एक मेथड को आगे पढ़ना। चलिए जी, सबसे पहला आपका मेथड है सैनिटरी लैंड फिलिंग, और इस मेथड को क्या बोला जाता है, आपका कंट्रोल टिपिंग मेथड। ठीक है जी, याद रखेंगे क्या बोला जाता है इसे, कंट्रोल टिपिंग मेथड भी बोला जाता है। पहला मेथड सैनिटरी लैंड फिलिंग, ठीक है, और इसे क्या बोला, इसे बोला गया टिपिंग बकेट, सॉरी टिपिंग बकेट नहीं, टिपिंग आपका ये है, मेरे भी निकल गया, स्किप हो गया, इसे बोला जाता है टिपिंग कंट्रोल मेथड, हाँ टिपिंग कंट्रोल मेथड। ठीक है जी, ये भी बोला जाता है इसे। नेक्स्ट मेथड की तरफ चलते हैं हम, सैनिटरी लैंड फिलिंग के बाद नेक्स्ट आपका मेथड है और ये है पल्वराइजेशन, है ना, पल्वराइजेशन आपका ये जो किया जाता है। अच्छा जी, थर्ड मेथड की बात करूं मैं तो ये आएगा आपका इंसिनरेशन। ठीक है, इंसिनरेशन, इनमें से इन मेथड्स के कुछ अलग नाम भी है, वो भी मैं आपको दूंगा। फोर्थ मेथड आपका कौन सा हो गया, ये आपका हो गया कंपोस्टिंग। ठीक है, कंपोस्टिंग। चलिए जी, नेक्स्ट बढ़ते हैं 5वें मेथड की तरफ, और इनके अलग नाम भी बता देता हूं मैं आपको। इंसिनरेशन को आप क्या बोल सकते हो, एक और नाम है इसका थर्मल पायरोलिसिस। ठीक है जी, क्या बोल सकते हो आप इसको, थर्मो पायरोलिसिस, बात समझ में आ रही है। और 5वां मेथड जो है वो आपका है बर्जिंग, बर्जिंग इन सी। ठीक है, ये हो गया 5वां मेथड। और पल्वराइजेशन जो है इसका क्या नाम है दूसरा, पल्वराइजेशन को आप बोलते हो कई बार श्रेडिंग। ठीक है, श्रेडिंग भी बोलते हो। चलिए जी, कंपोस्टिंग का तो आपको पता ही है, जिस तरीके से आप जानते हो वर्मी कंपोस्टिंग भी होती है भैया, केंचुए के द्वारा डिकम्पोज करवाना, उसे क्या बोला जाता है, वर्मी कंपोस्टिंग बोला जाता है। ये 5 मेथड है इंडिया के अंदर जो अभी तक आपको यूज करते हुए लोग दिखेंगे डिस्पोज करने के लिए। पता क्या होता क्या है, डिस्पोजल जो है ना म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट का, वो एक कंट्रोल्ड वे के अंदर किया जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसे एनवायरमेंट के अंदर आप जानते हो, अगर आप सॉलिड वेस्ट को कंट्रोल तरीके से डिस्पोज नहीं करते तो क्या होगा, फॉल गैसेस फैलेंगी। ठीक है, आपका जो एनवायरमेंट है वो क्या होने लग जाएगा, पोल्यूट होने लग जाएगा, और जो ऐसे कंटेमिनेंट हैं जो क्या कर रहे हैं, डिजीज कोज कर रहे हैं, वो भी फैलना शुरू हो जाएंगे। इसलिए इनकी ना कंट्रोल जरूरी है, इनको कंट्रोल्ड वे के अंदर देखो ट्रीट करना भी जरूरी है। अगर आप ट्रीट नहीं कर रहे, डिस्पोज कर रहे हो डायरेक्टली, अगर आप डिस्पोज भी कर रहे हो तो भी उसको साइंटिफिकली तरीके से डिस्पोज करना ज्यादा जरूरी है। और उससे अगर हमें एंड प्रोडक्ट लेने हैं, आपको पता है अगर हमें फर्दर एनर्जी लेनी है, ऐसे एंड प्रोडक्ट लेने हैं जो क्या हो, स्टेबल हो और हमें क्या दें, बेनिफिट दें, तो उसके लिए तो आपको ऑब्वियस सी बात है ना, कंट्रोल वे के अंदर करना पड़ेगा सब कुछ। ठीक है, ये बातें सारी की सारी 5 मेथड जो है आपके। सैनिटरी लैंड फिलिंग आप जानते हो, लैंड के अंदर फिल किया जाएगा। पल्वराइजेशन या स्ट्रेडिंग एक मेथड होगा। इंसिनरेशन आपका हीट से रिलेटेड है, यहाँ पे आप एनर्जी बनाओगे। कंपोस्टिंग आपका वर्मी कंपोस्ट करवाया जाता है, और बर्जिंग इन द सी डायरेक्टली आपका सी के अंदर डिस्पोज किया जाता है। अब हम एक एक करके इन मेथड्स को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है सैनिटरी लैंड फिलिंग है, और सैनिटरी लैंड फिलिंग से न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है आपका, और थ्योरेटिकल क्वेश्चन तो जितने कहो उतने बन जाएंगे सैनिटरी लैंड फिलिंग पे। ठीक है जी, चलिए अब स्टार्ट करेंगे हम सैनिटरी लैंड फिलिंग को। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला मेथड आपका सैनिटरी लैंड फिलिंग मेथड। ठीक है जी, सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है, 100% आपको क्वेश्चन मिलेगा इसमें से। ठीक है जी, सैनिटरी लैंड फिलिंग।
स्टार्ट करते हैं। देखो एक लेक्चर से ज्यादा जरूर बनेगा क्योंकि बहुत सारा है इसके अंदर, कंटेंट बहुत सारा है और इंपॉर्टेंट भी है, तो डिलीवर करना पड़ेगा मुझे, है ना। सैनिटरी लैंड फिलिंग देखो क्या होती है। सैनिटरी लैंड फिलिंग अगर मैं बात करूं इसे, आपने क्या बोल दिया इसे, कंट्रोल्ड टिपिंग भी बोल दिया, ठीक है जी। क्या बोला इसे आपने, कंट्रोल्ड टिपिंग, मतलब आपने एक कंट्रोल्ड तरीके से क्या किया, वेस्ट को डंप किया और उसे स्टेबलाइज करवाया, और उससे जो एंड प्रोडक्ट बने, अगर आपका मन किया तो आपने इस्तेमाल किए, नहीं तो आपने क्या करा, आपने इन्वायरमेंट के अंदर उनको छोड़ दिया, ठीक है। नीचे नहीं जाने देते, अगर नीचे जाएगा तो कंटेमिनेट करेगा आपका ग्राउंड वाटर को, नीचे नहीं जाने देना चाहिए, ठीक है। बात समझ में आ रही है। अब इसको बोलते हैं कंट्रोल्ड डिपिंग, ये तो हमें समझ में आ रही है। लेकिन ये सैनिटरी लैंड फिलिंग मेथड किन सिटीज के अंदर काम आएगा, ये आपका उन सिटीज में काम आएगा जहां पर लैंडफिल के लिए, आपकी लैंडफिल के लिए क्या है, लैंड अवेलेबल। ये भी तो इंपॉर्टेंट है ना, कि अगर लैंड ही अवेलेबल नहीं है तो भैया कहां करोगे डिस्पोज। अगर आपकी लैंडफिल के लिए क्या है, लैंड अवेलेबल है तो ये काम किया जाएगा, अदरवाइज आपका सैनिटरी लैंडफिल मेथड अडॉप्ट नहीं किया जाता। चलिए अब इस मेथड के अंदर करते हैं, ये बात तो आप समझ गए। अच्छा जी, अब अगर इस मेथड को एम्प्लॉय कर रहे हैं तो ये आपको पता है कि जब आप एमएसडब्ल्यू को कलेक्ट करते हो, ट्रांसपोर्ट करते हो, कई बार देखा होगा ना आपने, ओपन ट्रक्स होते हैं जो वेस्ट के भरे हुए होते हैं, और फिर वो जब रोड पर चलते होते हैं, ओपन होता है तो क्या होता है, पीछे वाली गाड़ियों पर क्या होता है, आपका सॉलिड वेस्ट जो है वो जा जाकर क्या हो रहा था, गिर रहा होता है, रोड पर गिर रहा होता है, स्मेल फैल रही होती है, ये सारा काम नहीं होता। तो कलेक्ट, ट्रांसपोर्ट और डिस्पोज, ये जो है ना आपका, ये कैसे किया जाएगा, बिल्कुल इंजीनियर्ड मैनर में किया जाएगा भैया। यहां पर इंजीनियर जो होते हैं वो काम लिए जाएंगे। बात समझ में आ रही है, ये आपको समझ में आया। इंजीनियर्ड मैनर में करना है अपने को, साइंटिफिक तरीके से करना है पूरा काम। चलिए जी, अब इनके लिए क्या किया जाएगा, सैनिटरी लैंड फिलिंग के लिए सबसे पहले मैं आपको बताऊं, जब भी आप सैनिटरी लैंड फिलिंग मेथड करते हो तो आप क्या करते हो, आप एक थिकनेस के अंदर आप क्या करते हो, सॉलिड वेस्ट को डालते हो। चलिए मैंने बोला आपको, ये आपकी पहली लेयर थी, ठीक है, सॉलिड वेस्ट की पहली लेयर। आपने कहा ठीक है सर, सॉलिड वेस्ट की पहली लेयर हमने डाल दी, और ये कितनी थिकनेस की है, 0.5 मीटर की। अब आप कहोगे सर कि ऐसी एक दिन के अंदर हम कितनी लेयर डाल सकते हैं, एक सिंगल डे के अंदर। मैंने कहा आप डालो, एक और लेयर डाल दो, ठीक है जी। आपने कहा ठीक है सर, हमने एक और लेयर डाल दी। ये लेयर भी आपकी कितनी थी, 0.5 मीटर की थी। चलिए जी, फिर मैंने आपसे कहा एक और लेयर डाल दो। आपने कहा ठीक है सर, ये डाल दी हमने, ठीक है जी, एक और लेयर डाल दी। ये भी कितने की थी थिकनेस, 0.5 मीटर थिकनेस की थी। अब देखो तीनों की अगर मैं थिकनेस मिलाऊं तो ये आपकी 1.5 मीटर थिकनेस हुई। सबसे पहले तो आप ये डेटा बहुत अच्छे से याद करेंगे। मैंने क्या बोला आपको, जब भी सैनिटरी लैंड फिलिंग की जाएगी तो आपका म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट जो है पर्टिकुलर लेयर के अंदर डाला जाएगा। एक लेयर डाली, उसकी थिकनेस कितनी होगी, 0.5 मीटर, फिर अगली लेयर 0.5 मीटर, फिर अगली लेयर 0.5 मीटर, ठीक है। अब टोटल थिकनेस जो हो गई इन लेयर्स की वो कितनी हो गई, 1.5 मीटर थिकनेस। लेकिन अब मैंने यहां पर लेकिन लगा दिया, मतलब बट, परंतु, किंतु, क्या करना क्या होगा, जैसे आपने पहली लेयर डाली, इस लेयर के बाद में आप यहां पर क्या करोगे, जैसे ही आपने पहली लेयर डाली तो आप करोगे इसे कॉम्पैक्ट करोगे आप। और कॉम्पैक्ट करने के लिए क्या होंगे, यहां पर आप क्या कुछ ट्रक लोगे यूज, भैया ट्रक लेंगे, है ना। कुछ आप यहां पर क्या ले सकते हो, बुलडोजर्स ले सकते हो। बुलडोजर जो आप काम में लोगे, क्या ये प्रॉपर मेंटेन्ड होने चाहिए, मतलब उस तरीके के होने चाहिए जो पर्टिकुलर क्या कर सके, वेस्ट को कॉम्पैक्ट कर सके। कॉम्पैक्ट किया, फिर अगली लेयर डलेगी, फिर उसे कॉम्पैक्ट किया, फिर अगली लेयर डलेगी। अच्छा जी, अब यहां पर एक और चीज आती है, हर लेयर के बाद में आपको क्या करना है, 0 आपको क्या करना है, 0.15 मीटर बोल दूं मैं, या फिर मैं इसे 15 सेंटीमीटर बोल दूं आपको, ठीक है जी। 15 सेंटीमीटर का आपको क्या करना है, यहां पर कवर देना है। और ये कवर जो होता है किसका होता है, ये आपका सॉइल का होता है, और इस सॉइल को क्या बोला जाता है, गुड अर्थ। समझ में आया, गुड अर्थ, अच्छी क्वालिटी की आप यहां पर क्या करते हो, सॉइल डालते हो। भैया 0.5 मीटर थिकनेस पहली लेयर, फिर दूसरी लेयर, फिर तीसरी लेयर, ठीक है। जब आपने दिन का काम खत्म किया तो सबसे ऊपर भी आपको कवर डालना है, और ये कवर जो होगा इसकी थिकनेस अलग होगी दूसरी लेयर से, ठीक है। बात मैं बार बार बोल रहा हूं, याद रखना, यहां पर कंफ्यूजन क्रिएट होती है और आप लोग भूल जाते हो। आपको 1.5 मीटर की टोटल थिकनेस अलाउड है एक दिन के अंदर, जो आप काम कर सकते हो, ठीक है जी। 1.5 मीटर थिकनेस तक की आपने 3 लेयर डाली। इन 3 लेयर के ऊपर जो आप सबसे टॉप के अंदर डालोगे, बात समझ में आ रही है, जो आप सबसे टॉप के ऊपर क्या डालोगे, आप कवर डालोगे। जो आप कवर डालने वाले हो, जो आप गुड अर्थ डाल रहे हो, इसकी थिकनेस अलग है, इसकी थिकनेस अलग है। और इसकी थिकनेस कितनी होती है, ये होती है आपकी 0.6 सेंटीमीटर। लो मैं इसको ना
0.5 मीटर तक डालते चले गए, आपने कवर ले लिया, सबका इंडिविजुअल कवर बता दिया ना मैंने, फिर ठीक है ना। इसके लिए कितना लेते हो आप, ये लेते हो आपकी, आप बोल दो इसको 60 सेंटीमीटर, ठीक है जी, 60 सेंटीमीटर लेते हैं। अब यहां पर आपने कहा कि सबसे टॉप वाली जो लेयर है उसके लिए अलग कवर है और बीच में जो लेयर्स हैं उनके लिए कवर अलग है, ठीक है। अब ये जो आप कवर डाल दो ना रोज डे वर्क एंड करने के बाद में, इसे डेली कवर बोला जाता है। इसका एक नाम दे दिया गया क्योंकि ये रोज दिया जाएगा, तो इसका नाम क्या रख दिया, डेली कवर इसका नाम रख दिया। बात समझ में आ रही है। ये सारा काम आप कहां कर रहे हो, जहां पर आपको लैंड अवेलेबल है उस जगह पर कर रहे हो। यहां पर मैंने आपको डेली कवर बताया, ये आपको 60 सेंटीमीटर का देना है सबसे टॉप लेयर पे, ठीक है। सबसे टॉप लेयर पे ये आपका डेली कवर कहलाता है। जो आप, ये भी क्या है, गुड अर्थ ही है, सेम वही चीज जो आपने क्या डाली है, इंडिविजुअल लेयर के बीच में डाली है। हर लेयर जो है आपकी 0.5 मीटर थिकनेस की है और हर लेयर के बाद में आपने क्या किया है, 15 सेंटीमीटर का आपने क्या किया है, गुड अर्थ डाला, एक कवर डाला, एक कवर यहां डाला। फिर आपने क्या किया, इसे कॉम्पैक्ट किया। भैया कॉम्पैक्ट कैसे किया, बुलडोजर से किया। इसको कॉम्पैक्ट करने के बाद में वापस से 0.5 मीटर थिकनेस की डाली आपने MSW, फिर आपने उसको कॉम्पैक्ट कर दिया 0.3 आपका 1.5 मीटर जो आपका कवर है उससे, फिर आपने कॉम्पैक्ट किया वापस से। बात समझ में आ रही है क्या। हर कवर के बाद में आपको क्या करना है, इंडिविजुअल लेयर के कवर के बाद में भी कॉम्पैक्ट करना है। और जब टॉप आपको पता है कि 1.5 मीटर थिकनेस पूरी हो गई, तो आपको यहाँ पर 60 सेंटीमीटर की गुड अर्थ और डालनी है, फिर वापस से क्या करना है, कॉम्पैक्ट करना है। ये सारा काम क्यों किया जा रहा है, आप बार बार कॉम्पैक्ट क्यों कर रहे हो, ताकि आपकी फॉल गैसेस जो है वो बाहर ना आए और आपकी जो विंड ब्लॉक कर रही है उसके साथ ये ट्रेवल ना करे, ताकि आसपास की जो इन्वायरमेंट है वो दूषित ना हो। भैया यही हमारा मकसद है ना, इसलिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं। वेस्ट को किस तरीके से डिस्पोज कर रहे हैं, अंदर ले जाके कर रहे हैं। देखो यहाँ पर ये किसी दूसरी चीज को खराब नहीं करता। पहली बात, जब तक ये देखो कलेक्शन से ना ट्रांसपोर्ट हो रहा है, बीच में तो करेगा, लेकिन जब ये डिस्पोजल साइड पे आ गया, यहाँ पे इसका डिस्पोजल चल रहा है, इस टाइम पे ये खराब ना करे, ये हमसे चाहते हैं। अब ये पूरा एरिया जो आपका सैनिटरी लैंड फिलिंग वाला एरिया होता है, इसे क्या कर लिया जाता है, छोटी छोटी सेल्स के अंदर डिवाइड कर लिया जाता है। नाम याद रखेंगे, मैंने क्या बताया आपको, सेल्स के अंदर, है ना, सेल बना ली जाती है, इंडिविजुअल एक सेल बना ली जाती है। वहां पर आप कितनी 1.5 मीटर थिकनेस, सेम यही काम करते हो, वो मैंने बताया आपको, बस उसको बोल कह रहे हो आप, सेल बोल रहे हो। मैं यहां लिख देता हूं बीच में, आपकी जो एक सेल है उस सेल की आपने टोटल थिकनेस कितनी करनी है, 1.5 मीटर करनी है। और इस 1.5 मीटर को आपने 3 लेयर की थिकनेस में डिवाइड कर लिया, 3 लेयर की, और कितनी थिकनेस दी, ईच लेयर पे आपने दी भैया 0.5 मीटर की थिकनेस दी, 1.5 मीटर की थिकनेस आपको करनी थी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। मैंने बताया आपको टॉप लेयर पे आपको क्या करना है, आपको 60 सेंटीमीटर का कवर देना है, और इस कवर को क्या बोला जाता है, डेली कवर बोला जाता है। ये सारी बात मैंने आपको समझा दी। अब ये जो सेल्स है ना, पूरा का पूरा एरिया जो आपका, इसे लो लेइंग एरिया भी बोला जाता है। मैं बता दूं आपको, जो सैनिटरी लैंड फिलिंग वाला एरिया होता है उसे लो लेइंग एरिया भी कहा जाता है। ये ऐसा एरिया होता है जो पहले से मार्क करके रखा जाता है, ठीक है। बात समझ में आ रहा है। लो लेइंग एरिया जो है आपका पहले से मार्क करके रखा होता है म्युनिसिपैलिटी ने, कि वहां पर ले जाकर डिस्पोज करना है, और सैनिटरी लैंड फिलिंग। और ये मैं भी आपको बता चुका हूं कि 90% इंडिया के अंदर क्या हुआ है, सैनिटरी लैंड फिलिंग यूज की जा रही है। पूरे एरिया को आप क्या कर लेते हो, सेल्स के अंदर डिवाइड कर लेते हो, ठीक है। यहां भी सेल्स, यहां भी सेल्स है, यहां भी एक सेल है और यहां भी एक सेल है। इन सब लेयर के अंदर क्या हो रहा है, हर दिन इंडिविजुअल 1.5 मीटर की आप थिकनेस जो है अचीव कर रहे हो। फिर अगले दिन आए, वापस से क्या किया, 0.5 की पहली लेयर डाली, फिर कवर डाला, फिर आपने क्या किया, कॉम्पैक्ट किया, फिर अगली लेयर, सेम ये काम रोज चलता रहेगा, ठीक है। और ये जो एक सेल होती है, इस सेल के अंदर आपने सेम ये सारा काम किया हुआ है, सभी सेल के अंदर ये किया जाएगा, सभी में कॉम्पैक्शन किया जाएगा, ठीक है जी। बात समझ में आ रही है। अब हम बात करते हैं जिस सेल में बांटने का कारण क्या है। सबसे पहले तो ये समझो, सेल में बांटने का कारण ये है कि आपके लिए कॉम्पैक्शन और डिस्पोजल आसान हो। आपको पता रहे इतनी सेल्स जो है मैंने यूज कर ली, इतना एरिया, ये तो एक तरीका हुआ हिसाब रखने का। बात समझ में आ रही है। दूसरी आगे हम बात करते हैं अब इस पूरी प्रोसेस के अंदर, ये जो आप पूरी की पूरी प्रोसेस देख रहे हो सैनिटरी लैंडफिल की, इसके अंदर पूरा जो काम है ना, पूरा का पूरा जो डिकम्पोजिशन होना है वो किस तरीके से होता है, उसके 5 स्टेप है। 5 स्टेप है जो हम नेक्स्ट डिस्कस करने वाले हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। वैसे मैंने देखो प्रॉपर मैनर के अंदर तो आपको पता ही है, मैं इसी तरीके से लिखता हूं। पहले फिर से मैं बता देता हूं, 0.5 0.5 0.5 3 लेयर, और टॉप में आपने क्या दिया, कवर दिया कितना, 60 सेंटीमीटर का, और इंडिविजुअल लेयर के बीच में 15 सेंटीमीटर का कवर। लेयर की थिकनेस कितनी भैया, ये थी आपकी 0.5 मीटर की। कितनी लेयर डाली आपने, 3 लेयर। रट लो इसको, रट लो, कुछ भी पूछा जा सकता है यहां से। चलिए आगे बढ़ते हैं और 5 स्टेप के अंदर पूरा का पूरा हम प्रोसेस पढ़ते हैं सैनिटरी लैंड फिलिंग का।
क्योंकि सैनिटरी लैंडफिलिंग के अंदर टॉपिक बहुत सारे हैं, क्योंकि आपको देखो कंट्रोल करना होता है यहाँ पर लीचेट को, गैसेस की रिकवरी करनी होती है, कई सारे पॉइंट है जो डिस्कस करने पड़ेंगे। लगभग 2-3 लेक्चर का काम है ये सैनिटरी लैंडफिलिंग अकेला। चलिए जी प्रोसेस समझते हैं, क्या काम क्या हो रहा है इसके अंदर। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, सबसे पहले स्टेप के अंदर देखो क्या होगा। पहले स्टेप में आप ये तो जानते ही हो कि जो वेस्ट आप लेकर आए हो, है ना, जो वेस्ट आप लेकर आए कहां से, कलेक्ट करके, है ना, फिर क्या हुआ, ट्रांसपोर्ट हुआ, और ये ट्रांसपोर्ट से कहां पहुंचा, सेल के अंदर पहुंच गया। अब जो ये आपने वेस्ट सेल के अंदर डाला है, इसके साथ कुछ ना कुछ देखो, एक तो वेस्ट के अंदर डिजोल्ड ऑक्सीजन भी होगी, ऑब्वियस सी बात है, अगर मॉइस्चर है तो डिजोल्ड ऑक्सीजन तो कुछ ना कुछ वहां पे घूमेगी होगी, है ना, और डिजोल्ड ऑक्सीजन होगी कुछ ना कुछ। अगर डिजोल्ड ऑक्सीजन है प्लस आपके थोड़ा बहुत ट्रांसपोर्ट और यहां से भी ऐड हुई होगी O2, वो भी होगी। मतलब मैंने ये बोला कि जो खुद ब खुद इस सेल के अंदर वेस्ट के पास जो भी प्रेजेंट है ना ऑक्सीजन, आपकी जो भी प्रेजेंट ऑक्सीजन है उसकी यूज करते हुए, उसका यूज करते हुए सबसे पहले यहां पर क्या होगा, आपका एरोबिक डिकम्पोजिशन होगा। बात समझ में आ रही है। पहले स्टेप के अंदर क्या होगा, सैनिटरी लैंडफिलिंग में आपके एरोबिक डिकम्पोजिशन होगा, और इस एरोबिक डिकम्पोजिशन के अंदर होगा क्या, ये बहुत समझने वाली चीज है। यहां पर आपके पहले स्टेप के अंदर बैक्टीरिया और फंजाई दोनों काम करेंगे, बैक्टीरिया प्लस फंजाई, ये दोनों भाई भाई काम करेंगे, मिलकर काम करेंगे। और ये हो क्या रहा है, एरोबिक डिकम्पोजिशन हो रहा है। यहां पर जो आपके क्या है, ऑर्गेनिक मैटर है, ऑर्गेनिक मैटर आपका क्या हो रहा है, बायोडिग्रेडेशन हो रहा है उसका। भैया बायो डिकम्पोजिशन भी बोल लो आप उसको, एक ही बात है, बायो डिकम्पोजिशन। चलिए ये बात भी समझ में आती है, ठीक है। पहला स्टेप है, पहले स्टेप में ज्यादा कुछ बड़े काम नहीं हो रहे। मैंने आपको बताया वेस्ट जो है उसके साथ में ऑलरेडी उसने खुद ने क्या किया, ऑब्जर्व करी हुई ऑक्सीजन, उसके साथ में भी ऑक्सीजन गई है, और हर जगह पर आपको पता है सॉइल के अंदर भी कुछ ना कुछ ऑक्सीजन का अमाउंट है, जिससे आप क्या कर रहे हो, कवर कर रहे हो। उन सारी ऑक्सीजन का यूज करते हुए जो आपका वेस्ट है वो क्या होगा, डिकम्पोज होगा। यहां पर क्या हो रहा है, एरोबिक डिकम्पोजिशन हो रहा है, और इसको कर कौन रहा है, बैक्टीरिया और फंजाई। इसी ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके क्या कर रहे हैं, एरोबिक डिकम्पोजिशन। और पहले भी बताए अनुसार मैंने आपको बताया है, बैक्टीरिया को क्या चाहिए भैया, आपका हवा और पानी। हवा और पानी मिलता है, इसकी सेहत तंदुरुस्त रहती है। खाने के लिए खाना तो भरपूर है ना। सोर्स ऑफ एनर्जी कौन, ऑर्गेनिक, आपको पता है ऑर्गेनिक मटेरियल जितना भी है वहां पर क्या है, कार्बन पड़ी है, और कार्बन को एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी क्या कर लेता है, यूज कर लेता है। तो पहले स्टेप में क्या हुआ, आपका एरोबिक डिकम्पोजिशन हुआ। जब एरोबिक डिकम्पोजिशन होता है बैक्टीरिया और फंजाई की हेल्प से, इस कंडीशन के अंदर आपके वेस्ट का जो डिकम्पोज हो रहा है, उस वेस्ट का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। बात समझ में आ रही है क्या, टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ जाएगा पहले स्टेप में। ठीक है जी, पहला स्टेप आपको समझ में आया, मैं उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, बैक्टीरिया और फंजाई क्या करेंगे, बैक्टीरिया क्या चाहिए, हवा और पानी, खाने के लिए क्या मिल रहा है, कार्बन, हो गया बस काम उसका। और इसका काम होता है तो ये क्या कर देता है, टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा देगा। ठीक है जी, आपका जितना भी वेस्ट पड़ा उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम सेकंड स्टेप की। देखो सेकंड स्टेप के अंदर क्या होगा, सेकंड स्टेप के आपका जो एनारोबिक काम करने वाले हैं ना, एनारोबिक कौन से चीते, देखो यहां पर क्या होगा, बैक्टीरिया किस तरीके का होगा, आपका फैकल्टेटिव, समझ रहे हो क्या, फैकल्टेटिव बैक्टीरिया आपका दोनों कंडीशन में काम करता है, चाहे ऑक्सीजन है चाहे ऑक्सीजन नहीं है, ये काम करता है। फैकल्टेटिव बैक्टीरिया जो होगा एनारोबिक डिकम्पोजिशन करवाएगा। और जब आपका सेकंड स्टेप के अंदर एनारोबिक डिकम्पोजिशन होगा तो देखो यहां पर गैस कौन सी बनेगी, एक तो बनेगी भैया HO2 और दूसरी बनेगी CO2। ये दोनों क्या होते हैं, एनारोबिक डिकम्पोजिशन से बनने वाली गैसेस है। बात समझ में आई। तीसरे स्टेप के अंदर कुछ ज्यादा लंबी कहानी नहीं है, आपको याद रखना है एनारोबिक बैक्टीरिया काम करेगा। ये वो बैक्टीरिया होता है जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में काम करता है, और ये क्या प्रोडक्ट बनाएगा हमें, H2 गैस और CO2 गैस दोनों क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। चलिए जी, दूसरे स्टेप की बात हुई खत्म। दूसरे स्टेप में इतनी जानकारी आपको याद रखनी है। चलिए थर्ड पे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, वो बताता हूं मैं आपको अगले स्टेप में क्या होगा। देखो जो प्रोसेस है ना सैनिटरी लैंडफिलिंग का, बड़ा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही अच्छा प्रोसेस है, समझ में आने वाली चीजें हैं, बिल्कुल सीवे से मैच करती हुई चीजें हैं, और आप सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो तो बेहतरीन तरीके से समझोगे। चलिए थर्ड स्टेज के अंदर क्या होगा, अगर आपका क्या है, मैथोजेनिक बैक्टीरिया, बात समझ में आ रही है क्या भैया, मैथोजेनिक बैक्टीरिया अगर है, मैथोजेनिक बैक्टीरिया होता कौन सा है, ये भी वही है आपका एनाएरोबिक, लेकिन ये काम आपका स्टार्ट कब करेगा, बाद में स्टार्ट करेगा। सेकंड स्टेप, जब आपकी H2 और CO2 गैसें बन गई ना, उसके बाद में मैथोजेनिक बैक्टीरिया अपनी एक्टिविटी स्टार्ट करता है। क्या करता है, ये अपनी एक्टिविटी स्टार्ट करता है। ठीक है जी,
समझ में आ रहा है? पहले स्टेज में आपका क्या हुआ, पहले स्टेप के अंदर बैक्टीरिया और फंजाई ने क्या किया, एरोबिक डिकम्पोजिशन किया, टेम्परेचर बढ़ा दिया, ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब सेकंड स्टेप में क्या हो रहा है, आपका एनाएरोबिक डिकम्पोजिशन हो रहा है। क्यों? क्योंकि जितनी अवेलेबल ऑक्सीजन थी ना साइट पे आपकी, जो आपने लैंडफिल किया, वहां पर जितनी भी ऑक्सीजन, डिजोल्व्ड ऑक्सीजन अवेलेबल थी और कहीं से भी ऑक्सीजन मिली, बैक्टीरिया ने सब खा ली पहले स्टेप में। अब बचा नहीं कुछ, तो अब क्या होगा, एनाएरोबिक स्टेज, थर्मोफिलिक रेंज वाले बैक्टीरिया काम करेंगे। भैया हायर टेम्परेचर पे कौन से बैक्टीरिया काम करते हैं, थर्मोफिलिक। भैया जी ये देखिए 32 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर से आपके 43 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में काम करने वाले बैक्टीरिया की रेंज होती है, जिसे आप थर्मोफिलिक रेंज कहते हैं। क्या आपने 15 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 22 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी एक रेंज याद कर रखी है क्या? ये कई बार 27 भी दे दी जाती है। और इस रेंज को क्या बोलते हैं, नखरे करने वाला बैक्टीरिया, इसे बोला जाता है मीजोफिलिक, ठीक है। मीजोफिलिक बैक्टीरिया आपका बोला जाता है, और इसे मीजोफिलिक रेंज भी बोला जाता है। भैया फ्लाइज, आपकी मक्खियां कई ऐसी हैं जो मीजोफिलिक रेंज की होती हैं और कई ऐसी हैं जो थर्मोफिलिक रेंज की होती हैं, ठीक है। अपने आप अपनी ही जो इन्वायरमेंटल कंडीशन होती है उनमें सर्वाइव करते हैं, और अपने आप जब चेंज होती है तो मर भी जाते हैं। मच्छर पूरे साल भर नहीं रहता ना, ज्यादा ठंड होती है तो भी मर जाता है, ज्यादा गर्मी होती है तो भी मर जाता है। चलिए जी, यहां पर मैंने आपको क्या बोला, थर्ड स्टेज के अंदर जो आपका मैथोजेनिक बैक्टीरिया है वो क्या करेगा, एक्टिविटी स्टार्ट करेगा, और यहां पर आपका मीथेन का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। मीथेन का फॉर्मेशन अगर मैं बोलूं आपको क्या हो गया, यहां पर स्टार्ट हो गया, मीथेन एक्टिविटी स्टार्ट हो गई। चलिए जी, नेक्स्ट फोर्थ स्टेप के अंदर क्या होगा, फोर्थ स्टेप के अंदर आपकी जितनी भी मीथेन है ना, मीथेन, इसका क्या हो जाएगा, मीथेन का कंप्लीट प्रोडक्शन हो जाएगा। कंप्लीट जितनी भी आपकी मीथेन बननी थी वो बन जाएगी, कंप्लीट हो गई। जितना भी ये बनना था ना मीथेन वो कंप्लीट हो गया। चलिए जी, तो फिर आप कहोगे सर फिफ्थ स्टेप में क्या हो रहा है, फिफ्थ स्टेप के अंदर क्या होगा, स्टेबलाइज होगा ऑर्गेनिक मैटर। जितना भी आपका ऑर्गेनिक मैटर था वो फाइनली अब क्या हो चुका है, स्टेबलाइज हो चुका है, ठीक है जी। ये आपका पांचवें स्टेप के अंदर हो रहा है। फोर्थ स्टेप के अंदर क्या आप ये बोल सकते हो कि सर जितनी भी हमारी मीथेन है उसका अगर प्रोडक्शन हो गया, कंप्लीट बन गई, हमें पता चल गया कि इतनी मीथेन बनी, हमने उसे बलून में फिट कर लिया, लेकिन ये जो आपकी मीथेन है क्या आप इसे ये भी बोल सकते हो कि सर ये भी स्टेबलाइज होगी क्या? बिल्कुल, आपने जिस भी सोर्स के अंदर इसे कलेक्ट करना था आपने कर लिया। अब पीछे जो बचा हुआ है वो आपका क्या है, वो आपका स्टेबलाइज ऑर्गेनिक मैटर है, ठीक है। काम आपका क्या हो चुका है, पूरी प्रोसेस का खत्म हो चुका। मैंने आपको सिंपल शब्दों के अंदर बता दिया, पांचों स्टेप यही होते हैं। इसके बाद में ना पता है सैनिटरी लैंडफिलिंग के अंदर प्रोसेस तो इतनी ही है, लेकिन इंपॉर्टेंट जो है ना वो इसका फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। क्या है, गैसेस को रिकवर कैसे किया जाता है, इसके अंदर जो लीचेट है उसका कैसे कंट्रोल किया जाता है, और ये जो एनर्जी बन रही है गैसेस, इनको कैसे आप इस्तेमाल करते हो, ये सारा प्रोसेस हम अगले लेक्चर्स के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है जी। ठीक है, अगले लेक्चर्स के अंदर पढ़ेंगे। तब तक मैं आपको एक और दो और इंपॉर्टेंट पॉइंट दे देता हूं यहीं इसी प्रोसेस से जुड़ा हुआ, ठीक है, वो बता देता हूं मैं। बाकी का काम जो हम सैनिटरी लैंडफिलिंग का वो हम अगले लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। इस पूरी प्रोसेस को आपने पढ़ा कि 5 स्टेप के अंदर कंप्लीट हो गई। यहां पर ना आपको क्या करना है, देखो ये तो था पूरा आपका मैंने प्रोसेस बताया। अब क्या होता है, जो आपने सैनिटरी लैंडफिल किया है ना, पूरा कंप्लीट सैनिटरी लैंडफिल जो किया है उसकी जो सबसे टॉप लेयर है ना, मैंने आपको बताई थी, जहां पर आपने क्या किया 60 सेंटीमीटर का कवर दे दिया आपने लास्ट और खत्म कर दिया, है ना, खत्म कर दिया था। वहां पर क्या होता है, कई बार इसके आगे भी एक प्रोसेस इन्वॉल्व होती है ना, और जो ऊपर प्रोसेस की जाती है, मैंने आपको क्या बताया था, जो आपकी सेल थी, मान लो एक सेल है और इसकी टॉप लेयर जो थी ना इस सेल की, वहां पर आपने क्या किया था, 60 सेंटीमीटर का कवर दे दिया था, जिसे आपने क्या बोला था, डेली कवर। जब आप क्या कर देते हो, आपका काम कंप्लीट कर देते हो कि हाँ भैया हमने कवर दे दिया, डिस्पोजल कर दिया, उस कंडीशन में क्या होता है, जो आपके एमएनसी वाले हैं, म्युनिसिपल पार्टी वाले जो है, म्युनिसिपालिटी वाले, ठीक है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वाले, वो क्या करते हैं, देखो यहाँ पर एक और चीज अडॉप्ट की जाती है, और उस सिस्टम को बोला जाता है आपका कैप सिस्टम। इंपॉर्टेंट है, मैं डिस्कस कर देता हूं कैप सिस्टम। ये कैप सिस्टम क्या होता है, कुछ नहीं है, सॉइल की लेयर्स है, कई सारी लेयर्स है। चलिए मैं बात करता हूं। ये पूरा प्रोसेस तो आपने जान लिया कि एक सेल जो है वो 1.5 मीटर थिकनेस की होती है टोटल, जिसमें 0.5 मीटर की 3 लेयर, और आपने इंडिविजुअल कवर भी दिए, इंटरमीडिएट कवर भी दिए, और आपने डेली कवर जो है टॉप वाला ये भी दिया। अब इसके ऊपर देखो क्या होता है, इसके ऊपर सबसे नीचे जो जस्ट इस सेल के ऊपर लेयर आएगी वो आपकी किसकी लेयर आएगी, क्ले की एक लेयर डाली जाती है। क्ले की एक लेयर डाली जाती है, और वो कितनी थिकनेस की होती है, 45 सेंटीमीटर थिकनेस की होती है। बात समझ रहे हो क्या,
45 सेंटीमीटर थिकनेस की आपने क्ले की लेयर डाली और क्ले की परमेबिलिटी जो है आपकी ये लगभग रहती है 10⁵ मीटर पर सेकंड, ये यूनिट याद रखेंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट इस लेयर के बाद में ये आपकी पहली लेयर थी, इसके ऊपर सेकंड लेयर डलेगी एक और वो आपकी किसकी होगी, सैंड की लेयर होगी और ये कितनी थिकनेस की होगी आपकी, ये मैं देख रहा हूं यहाँ पर 15 सेंटीमीटर थिकनेस, 15 सेंटीमीटर की थिकनेस की लेयर है और ये किस लिए प्रोवाइड कराई जा रही है, ये आपकी ड्रेनेज के लिए, ड्रेनेज के लिए प्रोवाइड कराई जाएगी। चलिए जी, अब ड्रेनेज के लिए प्रोवाइड कराई गई है और ये सैंड जो है इसकी परमेबिलिटी होनी चाहिए 10⁵ मीटर पर सेकंड की रेंज की, ड्रेनेज के लिए प्रोवाइड कराया। अब ड्रेनेज के लिए तो आपने देखो यहां पर ना एक प्रोसेस आपने फिल्ट्रेशन भी पढ़ी है वाटर के अंदर, लेकिन यहां पर जो फिल्टर किया जा रहा है ना ड्रेनेज फिल्टर ही होता है एक तरीके का, सॉइल में भी आपने पढ़ा होगा। अब ये जो आपका ड्रेनेज फिल्टर कह लो या आप ड्रेनेज कह लो, ये किस चीज का बना होता है, ये आपका जियो टेक्सटाइल का बना होता है। बस थोड़ा सा वेट करो, पूरी प्रोसेस समझाता हूं। जियो टेक्सटाइल का बना होगा और इसको यहाँ पर कारण क्या, हम क्या चाहते हैं, टू प्रोटेक्ट द ड्रेनेज, है ना, टू प्रोटेक्ट द ड्रेनेज। और ड्रेनेज किसका प्रोटेक्ट कर रहे हैं हम, लीचेट का प्रोटेक्ट जो है वो करना चाह रहे हैं हम, ठीक है जी, बात समझ में आ रही है। अब इसके बाद में क्या होगा, एक और लेयर, थर्ड लेयर आप और एक और डालोगे जिसे आप क्या बोलते हो, फाइनल लेयर। और ये फाइनल लेयर जो होती है आपकी कितनी होती है, 30 सेंटीमीटर थिकनेस की। क्यों डाली जाती है, हम यहां पर चाहते हैं वेजिटेटिव ग्रोथ कराना। वेजिटेटिव ग्रोथ का मतलब ये है कि हम प्लांट्स उगाना चाहते हैं, यहाँ पर ग्रास उगाना चाहते हैं, ठीक है जी। अब ये सारा काम करने के बाद फिर से फोर्थ लेयर आप डालोगे 60 सेंटीमीटर की कवर, ठीक है, और ये भी किसकी होगी, सॉइल की। ये पूरा प्रोसेस जो 4 लेयर के अंदर किया गया, सबसे टॉप में सेल के, उसे क्या बोला जाता है, उसे कैप सिस्टम बोला जाता है, ठीक है, याद रखेंगे कैप सिस्टम, क्या बोला, कैप सिस्टम। और एक कैप के अंदर कितनी लेयर होंगी, सबसे पहले जस्ट सेल के ऊपर कौन सी लेयर आई, 45 सेंटीमीटर थिकनेस की आपकी क्ले लेयर। इसके बाद में सैंड की क्लेयर आई 15 सेंटीमीटर थिकनेस की, क्यों प्रोवाइड कराई गई, ड्रेनेज के लिए। यहां पर क्या होता है, आप जियो टेक्सटाइल मटेरियल के बना हुआ क्या डालते हो, एक आप यहाँ पर फिल्टर डाल देते हो, वो फिल्टर क्या काम करता है, ड्रेनेज से बचाता है, बात समझ में आ रही है, ड्रेनेज से बचाएगा। नेक्स्ट आपका फाइनल लेयर जो आप 30 सेंटीमीटर थिकनेस की डालोगे, क्यों, क्योंकि इसी लेयर के अंदर जितनी भी आपकी क्या है, घास वगैरह है, प्लांट्स है, इन फ्यूचर जो होने वाले हैं, समझ रहे हो, देखो CH4 बन रहा है, मैन्योर होगी एक तरीके की तैयार, तो उसको यूटिलाइज तो करना है ना। तो अब ये यूटिलाइज कैसे की जाती है, यहाँ पर घास वगैरह उगा दिए जाते हैं और फिर फ्यूचर के अंदर ऐसी जो साइट्स होती है, यहाँ पर क्या पार्क बना दिए जाते हैं, ठीक है, बात समझ में आ रही है, पार्क वगैरह बना दिया जाता है या आपका स्टेडियम बना दिया जाता है। क्यों, क्योंकि अगर इसे आप रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स के लिए यूज करते हो तो इस सॉइल की कैपेबिलिटी क्या हो चुकी है, लोड बियरिंग कैपेसिटी जो वो क्या हो चुकी है, बिल्कुल खत्म हो चुकी है लगभग। क्योंकि देखो जहां पर क्या हो रहा है, मैन्योर गल रहा होता है, ऑब्वियस सी बात है ना, वहां पे सॉइल जो है वो कैसी एक फर्टाइल सॉइल बन चुकी है। अब जहां पर फर्टाइल सोइल है वहां पर हम इतना इजीली मकान नहीं बना सकते, आपको पता है सोइल की बियरिंग कैपेसिटी ज्यादा चाहिए होती है जब भी हम एक बिल्डिंग खड़ी करते हैं तो, ठीक है। थर्ड लेयर आपकी फाइनल लेयर 30 सेंटीमीटर थिकनेस की वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए, और इसके ऊपर फिर से एक फाइनल कवर आएगा 60 सेंटीमीटर का, और ये भी आपका किसका होगा, सॉइल का होगा। इस पूरे प्रोसेस को क्या बोला जाता है, कैप सिस्टम बोला जाता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और पूछा भी जा सकता है। चलिए जी, ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। कुछ नहीं, ये सारी प्रोसेस जो आपने फाइनल 4 लेयर फिर से डाली है, ये आपने एक सेल का जो डिस्पोजल कर दिया था 60 सेंटीमीटर का आपने कवर प्रोवाइड करवा दिया था, उसके ऊपर फिर से 4 लेयर प्रोवाइड कराई है। क्यों करवाई है, क्योंकि ऐसी साइट को आप इस्तेमाल करना चाहते हो पार्क्स के लिए, स्टेडियम के लिए, लॉन्स के लिए इन फ्यूचर के अंदर। बात समझ में आ रही है, 4 लेयर की प्रोसेस है, इसे बोला गया कैप सिस्टम। मैं अपने शब्दों को यही विराम देता हूं, तब तक के लिए धन्यवाद।